देखना शुरू कर चुके हैं स्टोर ऑपरेशंस पार्ट 1 का मॉडल टेस्ट पेपर 1। यहाँ पर आपके पास 8 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर। आपको इनमें से कोई 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑफ इक्वल मार्क्स, राइट। सो लेट्स बिगिन विद योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। हमसे पूछा गया है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टोर ऑपरेशंस व्हाट लर्निंग यू हैव फ्रॉम बिग बाजार केस स्टडी, गिव योर कमेंट। पहले तो सर हम ये बताओ कि बिग बाज़ार केस स्टडी हमने करी कब, राइट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अबाउट द बिग बाज़ार इन योर बुक स्टोर ऑपरेशंस पार्ट 1, राइट। तो एक बार मैं आपको जनरलाइज्ड वे में बता देता हूँ कि जो बिग बाज़ार है इट इज़ अ डिस्काउंटेड रिटेल चेन और यू कैन से सुपरमार्केट चेन है ये, राइट। इसके और भी जो है सब्सिडरीज़ हैं एंड इट इज़ अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ फ्यूचर ग्रुप, राइट। अब बिग बाज़ार में मेन फंक्शन क्या है कि ये लोग जो लोअर मिडिल क्लास है और लोअर अपर क्लास है, इन दोनों सेगमेंट को टारगेट करते हुए पूरे मार्केट के अंदर मॉडर्न रिटेलिंग को करते हैं। इनका जो स्टोर पोजिशनिंग है वो है इससे सस्ता और अच्छा कहीं और नहीं, राइट। और ये ऐसी लोकेशंस पर रहते हैं जहाँ पर लोअर मिडिल क्लास और जो पॉपुलेशन कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, ठीक। तो ये थोड़ी बहुत इंसाइट आपको इस क्वेश्चन को समझने में मदद करेगी। सो आइए भाई, हमने क्या क्या देखा फ्रॉम द केस स्टडी ऑफ बिग बाज़ार। अब ये बिग बाज़ार आज की डेट में जब मैं ये क्वेश्चन पेपर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिग बाज़ार हैज़ बीन सोल्ड टू रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ओके। बिग बाज़ार को किसको बेच दिया गया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। नॉट ओनली द बिग बाज़ार बट ऑल होल्डिंग्स ऑफ फ्यूचर ग्रुप। फ्यूचर ग्रुप की सारी होल्डिंग्स को अब कौन देखता है और मैनेज करता है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ओके। रिलायंस रिटेल यू कैन से। नाउ बिग बाज़ार हैज़ बीन चेंज्ड टू स्मार्ट बाज़ार्स। तो अगर आपका क्वेश्चन स्मार्ट बाज़ार या रिलायंस फ्रेश के बारे में भी होता है तो आपको सिमिलर सा ही आंसर देना है। सो फ्रॉम बिग बाज़ार की स्टडी हमें कुछ की लर्निंग्स मिली उनके स्टोर ऑपरेशंस के बारे में, कि वो अपना स्टोर किस तरीके से ऑपरेट करते होंगे। इस बारे में हमारी क्या लर्निंग है ये हमने यहाँ पर नोट की। पहली लर्निंग है इम्पॉर्टेंस ऑफ लोकेशन। बिग बाज़ार रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ चूजिंग द राइट लोकेशंस। अगर बिग बाज़ार की सारी लोकेशंस को देखा जाए, मैंने आपको क्या कहा कि ये स्ट्रेटेजिकली सिक्योर स्पेस को अपने कॉम्पिटिटर से पहले वहाँ पर पहुँचकर उसको डोमिनेट कर लेते थे और इससे इस बात को भी इंश्योर करते थे कि अर्ली एक्सेस की वजह से जो पॉपुलैरिटी है बिग बाज़ार स्टोर की वो सबसे ज़्यादा रहेगी बाकियों के मुकाबले। सो इससे हमें पता लगता है कि किसी भी रिटेल स्टोर की सक्सेस में जो लोकेशन का रोल रहता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट इज़ रिलेशनशिप बिल्डिंग, कस्टमर रिलेशनशिप। अब यहाँ रिलेशनशिप विद द सप्लायर्स एंड कस्टमर्स एंड यू कैन से विद द ऑल स्टेक होल्डर्स। सर ये स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? एनीवन हु इज़ वेरी रिलेटेड विद द कंपनीज, their product and they are interested in buying and selling about the company's product or services, these all comes under stakeholder। जिनका कुछ ना कुछ कंपनी से लेना देना है उनको हम स्टेक होल्डर्स कह देते हैं, ओके। नाउ सो सुनिएगा, इनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना दूसरा की लर्निंग हमें दिखा बिग बाज़ार के केस में। नई टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन को एम्ब्रेस करना, उसको यूटिलाइज करना। जैसे स्टोर में जब भी कोई प्रमोशन किया जाए तो उसको स्टोरी टेलिंग के लिए यूज़ करना। स्टोरी टेलिंग यानी कि जब प्रमोशनल टूल्स का यूज़ किया जा रहा है तो जो भी प्रोडक्ट प्रमोशन या हम सर्विस प्रमोशन जब कर रहे हैं स्टोर के अंदर तो उसमें एक स्टोरी लाइन का यूज़ कर रहे हैं। एंड दैट इज़ विद when they will ask you with the question of big bazaar, what will you write? Amay, if they will ask you about big bazaar, what will you write in answer? Reliance, right? It's understood, okay? Amay, no worries.
But you can counterpoint now. Big Bazaar has been sold to Reliance. Although we can say, still there are some functions, the learnings that we can learn from the case study of Big Bazaar, we can say these kind of things. So नई टेक्नोलॉजी को ये बहुत एम्ब्रेस करते थे, उसकी तरफ इनका रुझान काफ़ी ज़्यादा रहता था, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज़ टाइम एंड फ्यूचर सेविंग. इनका सप्लाई चेन एफिशिएंट प्रोग्राम रहता था. अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम भी बिग बाज़ार ने अपना जनरेट किया हुआ था. यस मैनुद्दीन प्लीज़. या मैं आपको बताता हूँ कि बिग बाज़ार को क्यों बेचा गया रिलायंस को. ये हुआ कोविड की वजह से, ठीक है, क्योंकि बिग बाज़ार ने 2020 से पहले अपने एक्सपेंसेस इतने बढ़ा लिए थे जिनको वो कवर करने वाले थे इन 2020 एंड द कमिंग ईयर्स. हुआ यूँ कि 1 से 1.5 साल तक स्टोर बंद होने की वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ और प्रोसेसेस में लगने वाले ऑपरेशनल कॉस्ट को ये बियर नहीं कर पाए. बियर इस वजह से भी नहीं कर पाए क्योंकि इनके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस और प्रमोशनल एक्सपेंसेस पहले से भी बहुत ज़्यादा थे और ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कर्ज में थे. तो 2 सिनेरियो हो सकते थे, या तो और कर्ज लेकर बिग बाज़ार को सस्टेन किया जाए जिसमें सक्सेस के चांसेस बहुत कम हैं, ठीक, क्योंकि आपके पास अगर 200 रुपये का कर्जा है और अब आप 100 रुपये का कर्जा और लेकर 10-10 रुपये कमाओगे, 5-5 रुपये कमाओगे, तो ये सारा कर्जा पहली बात तो आप बहुत जल्दी चुका नहीं पाओगे और ये 1.5 साल के अंदर जितना नुकसान हुआ है उसको कैसे कवर अप करोगे. 1.5 साल के अंदर बहुत सारे ऑपरेशनल और दूसरी इवेंचुअलिटीज़ आई होंगी जिनकी वजह से बिग बाज़ार को काफ़ी बड़ा झटका लगने वाला था जैसे ही बाज़ार खुलता तब. ये पहले ही वो लोग समझ गए और एम्प्लॉयज़ को नहीं निकालना चाहे. देखो कई बार क्या होता है, जब ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ पर संकट आता है ना, तो इनमें तो मालिक तो 1 या 2 या 4-5 लोग ही होते हैं, लेकिन परेशान वो हज़ारों फैमिलीज़ होती हैं जो इन बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ जुड़ी होती हैं. फैमिलीज़ से मेरा मतलब इनके एम्प्लॉयज़ से है, ठीक. सो क्योंकि उनको दुख तकलीफ़ समस्या ना देने की वजह से और बाकी सभी प्रोसेसेस को बहुत स्मूथली हैंडल करने के लिए बिग बाज़ार ने सेल कर दिया अपने आप को रिलायंस को. ये सिर्फ और सिर्फ कोविड की वजह से हुआ. और मैं अगर कोर रीज़न बताऊं, we will discuss in another class, else it will be only a case study class then. Now so बिग बाज़ार का सिनेरियो ये हुआ कि पहले से ही उनके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा थे. बिग बाज़ार और डी मार्ट सिमिलर मॉडल पर काम करते हैं, बट उनका एक जो बहुत बड़ा चेंज है दोनों के अंदर कि बिग बाज़ार प्रॉपर्टीज़ को रेंट करता है, डी मार्ट प्रॉपर्टीज़ ओन करता है, ठीक. सो बिग बाज़ार के जो रेंटल जो एक्सपेंसेस थे या बाकी सारे जो मैंने आपको कहा ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के अंदर ही सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं, ठीक. तो ये सारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस 1.5 साल के अंदर किसी भी एमएनसी या बड़ी सी कंपनी के लिए जो पूरे पैन इंडिया के अंदर है उसके लिए 1.5 साल का रुका हुआ खर्च काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है. सो और उससे पहले भी अगर उन पे हज़ारों करोड़ रुपए का कर्जा है तो आप समझिए कि इसके बाद तो ऑलमोस्ट दे गॉट बैंकरप्ट. अब इनको किस बेसिस पर लोन दिया जाए और भी बहुत सारी इवेंचुअलिटीज़ हो सकती थी. सो द बेस्ट डिसीजन वाज टू सेल इट. सो इवेंचुअली दे सोल्ड टू रिलायंस इंडस्ट्रीज. मैनुद्दीन रिजॉल्व्ड एवरीवन? यस. नाउ बिग बाज़ार का ना सप्लाई चेन भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव था. यस, ड्यू ज़्यादा हो गए थे और इनकम थी ही नहीं, ठीक है. सैलरी स्पेंडिंग थी लोगों की, तो देर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट हाँ, बिग बाज़ार वॉज अ सक्सेसफुल चैनल इन रिटेल इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है. इट वॉज फ्रॉम किशोर बियानीज फैमिली फ्रॉम राजस्थान. सो इट इज़ अ ह्यूज जाइंट इन रिटेल. आगे बढ़ते हैं. सुनो, सप्लाई चेन एफिशिएंट था बिग बाज़ार. रीज़न ये था कि इनका वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम चलता था, ठीक है. वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में क्या होता है, प्रोडक्शन से लेकर
एंड कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचने के बीच में जितना भी सप्लाई ऑफ गुड्स होता है वो सब रिटेल स्टोर या रिटेल कंपनी ही कंट्रोल करती है। अगर ऐसा होता है तो सप्लाई चेन एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाती है। ठीक है। नाउ कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, इनका मार्केटिंग टीम इस तरीके से काम करती थी, बेसिकली सारा का सारा जो फोकस रहता था वो कंज्यूमर्स की तरफ रहता था, राइट। प्लेजरेबल शॉपिंग एक्सपीरियंस, प्राइसिंग, ओके, एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन ऑन द लोकेशन एंड placement of the product, or you can say the visual merchandising in store placement, store design, everything was about customer. So this emphasizes the importance of understanding and catering to the customer preference and convenience. So there were 5 most key learnings from Big Bazaar case study. अब एक कमेंट हम लोग इसके ऊपर कर देते हैं। बिग बाज़ार केस स्टडी हमें वैल्यूएबल इंसाइट्स देता है कि किसी भी स्टोर के ऑपरेशंस को सक्सेसफुली रन करने के लिए हमें किस तरीके के स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने होते हैं। ये हमें ये भी बताता है कि बाकी सारी चीज़ें जैसे कि स्टोर का लोकेशन, सप्लायर के साथ रिलेशनशिप, टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन, सप्लाई चेन एफिशिएंसी और कस्टमर सेंट्रिसिटी कितनी ज़्यादा क्रूशियल होती है अगर आप किसी बिजनेस को सक्सीड होते हुए देखना चाहते हैं तो। ठीक, ओके। सो one key aspect highlighted by the case study is the significance of securing optimal store locations. हमारे पास optimal store locations होने चाहिए। Yes, मोहित। देखो अब तो हाँ, अगर आज की डेट में पूछा जाएगा तो ज़रूर लिख सकते हैं, ठीक है, राइट। यस, अब आप फेलियर के बारे में भी लिख सकते हैं। सो देर आर की लर्निंग्स कि ये सक्सेसफुल इंसाइट देता है कि हमें इन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, लोकेशन का, रिलेशनशिप का, टेक्नोलॉजी का, सप्लाई चेन का और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच का। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 1 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टोर ऑपरेशंस व्हाट लर्निंग्स वी हैड फ्रॉम बिग बाजार केस स्टडी एंड हियर वाज आवर कमेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन इफेक्टिवली समझ में आया होगा। क्या हम अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ें एवरीवन? चलिए, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम? स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। पहले तो हमें ये बताना है कि किसी भी कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम का इम्पॉर्टेंस कितना है, ठीक है, क्या इम्पॉर्टेंस है, राइट। एंड वी हैव टू स्टेट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। तो पहले तो कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम क्या होता है, ये देखो यहाँ वैसे कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम बेसिकली कस्टमर्स को रिटेन करने की स्ट्रैटेजी होती है, यानी कि कस्टमर्स को लंबे समय तक अपने पास रोक कर रखने की। सो इनकी इम्पोर्टेंस कुछ तरीके की है भाई। पहला है कस्टमर रिटेंशन। कोई भी लॉयल्टी प्रोग्राम कस्टमर्स को रिटेन करने में मदद करता है। सर व्हाट डू यू मीन बाय रिटेनिंग? रिटेनिंग मीन्स कि हम किसी भी कस्टमर्स को रिटर्निंग बना सकें कि वो हमारे ही स्टोर से बार बार सामान खरीदे, और अगर अभी 10 रुपये का खरीद रहा है तो कल 12 रुपये का, फिर 15, फिर 20, फिर 50 तक भी जाए, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिटेंशन ऑफ द कस्टमर। इससे हमारा बॉन्ड जो है हमारा और कस्टमर का ये बूस्ट होता है और इवेंचुअली हमारा बिजनेस ज़्यादा सक्सीड होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। दूसरा, अगर हम कोई भी लॉयल्टी प्रोग्राम रन कर रहे हैं, सर पहले तो लॉयल्टी प्रोग्राम बता दो कौन सा होता है, तब हम ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। सुनो भाई, पहला लॉयल्टी प्रोग्राम आप लोगों ने देखा है बहुत सारी जगह रिडीम कॉइन मिलते हैं आपको। जैसे अगर आप फ्लिपकार्ट पे कोई शॉपिंग करते हो तो आपको गोल्ड कॉइन मिलते हैं, 1 कॉइन बराबर 1 रुपये के होता है, ऐसा वो कहते हैं। और टाटा नियो भी आपको, ठीक है, ये भी आपको क्या क्या करता है, रिवॉर्ड पॉइंट देता है, नियो पॉइंट मिलते हैं आपको। यहाँ पे आपको पेटीएम पॉइंट्स मिलते होंगे, ठीक है ना। वैसे वैल्यू देखो, अलग अलग पॉइंट की अलग अलग वैल्यू होती है, ठीक ना। सो ये रिडीम पॉइंट्स जो होते हैं बेसिकली ये इसलिए होते हैं, मान लेते हैं अगर मेरे पास रिडीम पॉइंट टाटा न्यू के 1000 रिडीम पॉइंट हैं, ठीक, और मुझे पता लग रहा है कि जो प्रोडक्ट मुझे खरीदना है वो टाटा क्रोमा में अवेलेबल है और और रिलायंस में भी अवेलेबल है, रिलायंस डिजिटल के भी अंदर भी। तो आप मुझे बताओ, मेरे पास अगर रिडीम पॉइंट
1000 रिडीम पॉइंट टाटा न्यू के हैं, तो क्या मैं टाटा क्रोमा से शॉपिंग करूंगा या रिलायंस डिजिटल से? भाई हर कोई चाहेगा कि अब मेरा तो कम पैसा लगे ना, 1000 कॉइन वहां पे उसको यूज कर लूंगा। भले मुझे 1 लाख रुपए का सामान खरीदना हो, कोई लैपटॉप खरीदना हो, तो मेरे को 200-500 रुपए का तो डिस्काउंट यही मिल जाएगा। ये तो इंश्योर्ड है कि ये तो पेमेंट करते समय मैं कटवा ही लूंगा। सिंपल। सो दिस इज अ सिंगल लॉयल्टी प्रोग्राम। और भी लॉयल्टी प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे मेंबरशिप कार्ड, क्लब मेंबरशिप्स, ठीक है, या किसी तरीके की टिकट, या फिर स्क्रैच एंड विन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। सो दीज आर सम लॉयल्टी प्रोग्राम जिसकी वजह से कस्टमर्स बार बार हमारे पास आते रहते हैं। सो पहला तो हम चाहते हैं कि इन सभी लॉयल्टी प्रोग्राम्स की वजह से कस्टमर हमारे पास रुका रहे, रिपीट परचेज करे, और जो कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू है उसका हम पूरा मज़ा उठा सकें। कस्टमर की जो लाइफ टाइम वैल्यू है उसका पूरा मज़ा उठा सकें। सर इससे क्या मतलब है आपका? ठीक है, लाइफ टाइम वैल्यू से अगर कोई कस्टमर आपसे सिर्फ 20 रुपए का सामान खरीदता है रोजाना, तो अगले 10 साल में वो कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए का सामान खरीद लेगा आपसे। सिर्फ 20 रुपए का आइटम अगर वो खरीदता है तो, चिप्स कुरकुरे, ठीक है ना। एक कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो आज से आपसे सिर्फ अभी 10 रुपये 5 रुपये का सामान खरीद रहा है, तो अगले 2-3 साल में रिलेशनशिप बिल्ड होकर अगर रिटेन करके रहा वो आपके पास, तो वो 10-20 रुपये वाला कस्टमर कल को 1000 रुपये का प्रोडक्ट भी आपसे खरीद लेगा। इससे कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू इंक्रीज होती है और आपको उसका बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट, आप अपने आप को बाकी कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट कर लेते हो। जैसे जब अमेजोन से कोई प्रोडक्ट खरीदते होगे तो वहाँ पे कोई रिडीम कॉइन मिलता है क्या? शॉपिंग करने पे गोल्ड कॉइन, रिडीम कॉइन मिलता है? नहीं मिलता। तो जिनको एक बार गोल्ड कॉइन की लत लग गई शॉपिंग करते समय, तो वो तो फ्लिपकार्ट से खरीदेंगे ना। सिंपल, ठीक है। सो ये कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएशन कराने में भी मदद करता है। कस्टमर का डेटा हमें मिल जाता है। सुनो, ये जो प्रोग्राम चलते हैं ना, मेंबरशिप, क्लब मेंबरशिप, हमारा मेंबर बन गया है, कार्ड बन गया इनका, तो ये जब आप किसी भी क्लब की मेंबरशिप लेते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कौन सा है भाई, शॉपर्स कार्ड है, ठीक है ना, टाटा क्लिक करके इनका एक प्रोग्राम चलता है गाइस, टाटा वालों का। तो टाटा न्यू के अंदर है आप मान लेते हैं, तो टाटा न्यू का कार्ड बन गया आपका। अब इस कार्ड से जितनी भी परचेज करोगे वो सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी। आपकी एज, आपका टेस्ट, परचेज फ्रीक्वेंसी, कब कब कितने कितने रुपए का सामान एक कस्टमर खरीदता है, ये सारा डेटा अपने सभी मेंबर्स का लेकर ये इफेक्टिवली स्ट्रेटेजिक डिसीजन बना सकते हैं अगले सीजन के लिए। ठीक है, सो कस्टमर डेटा का इंसाइट मिल जाता है। इससे वो मार्केटिंग कैंपेन में मदद लेते हैं, पर्सनलाइज ऑफर बना देते हैं, कोई प्रोडक्ट या सर्विस में इंप्रूवमेंट कर देते हैं। ठीक है, कि भाई कस्टमर का बिहेवियर इस तरफ ज़्यादा अच्छा नहीं है, यहाँ पे कुछ चीज़ें ठीक कर देते हैं। कस्टमर्स को ज़्यादा अच्छे से समझकर उनको प्रोडक्ट डिलीवर भी कर देते हैं। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग हो जाती है। एक बार पता है, मान लेते हैं आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और आपको उसके साथ ना बहुत सारे कूपन मिले, कॉइन मिला, तो आप पता है क्या बोलोगे, बाकी दोस्त को भी बताओगे, भाई तुझे पता है वहाँ से शॉपिंग करेगा ना गोल्ड कॉइन भी मिलेगा, गोल्ड कॉइन, अरे क्रेडिट कॉइन मिलेगा भाई, मज़ा आ जाएगा। एक कॉइन का मतलब है 5 रुपये। सोच, तेरे को 10 रुपये मिले, इसका मतलब 10 कॉइन मिले, इसका मतलब 50 रुपये, मज़ा आ जाएगा भाई, वहीं से खरीद। ठीक है, सो ये वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग भी लॉयल कस्टमर्स खुद कर देते हैं। अच्छा चलो, ये सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन के बारे में ना भी बताएं तो आपके द्वारा प्रोवाइड की गई सर्विसेज और प्रोडक्ट के बारे में भी वो ज़रूर बताते हैं, अगर वो एक्सीलेंट प्रोडक्ट या एक्सीलेंट सर्विसेज होती हैं तो। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स। दैट इज़ वाई यू कैन से कस्टमर लॉयल्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रनिंग अ रिटेल स्टोर। अब आइए, एक अच्छा लॉयल्टी प्रोग्राम, उसके अंदर एक अच्छा लॉयल्टी प्रोग्राम जब आप जनरेट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक, नाउ सो अ कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स होल्ड सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस फॉर बिजनेसेस, पर्टिकुलरली इन रिटेल। इससे कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, उनकी रिपीट परचेज बढ़ जाती है, कस्टमर रिटेंशन बढ़ा लेते हैं। ठीक है, और अपने बिजनेस को कस्टमर से डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं भाई कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम के। पहला, विजिबिलिटी।
द लॉयल्टी प्रोग्राम शुड बी हाईली विजिबल एंड प्रमोटेड अक्रॉस ऑल चैनल। अगर आप कोई भी प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हो, से इट इज़ अ लॉयल्टी प्रोग्राम, तो ये लॉयल्टी प्रोग्राम कस्टमर्स को दिखना चाहिए, तभी तो उस लॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर कस्टमर आएगा। दिखेगा ही नहीं तो बिकेगा कैसे? ठीक। स्पेशल ऑफर्स, क्रॉस प्रमोशनल मटेरियल शुड बी रीडली अवेलेबल, जिससे कस्टमर्स उस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। आपने नोटिस किया है कि कभी कभी सुपरमार्केट के अंदर ऐसा ऑफर चलता है, 10 रुपये में 1 किलो चीनी। हाँ हाँ, मिलता है भाई, 9 रुपये में 1 किलो चीनी। और पता है, जब आप नॉर्मली जाते हो आपको पता नहीं होता ये कौन सा स्टोर है, बोलते हैं सॉरी सर, सुगर इज अवेलेबल बट ओनली फॉर द मेंबर्स, बोलते हैं ऐसा। दिस ऑफर इज ओनली अवेलेबल फॉर द मेंबर्स। अगर आप मेंबर हो तो आपके लिए ये प्राइस रहेगा, बन जाओ मेंबर हमारे, है ना। या फिर 999 की शॉपिंग करो तो फ्री मिलेगा आपको। तो आप बोलते हैं यार 999 की शॉपिंग करने से बढ़िया है सर, कार्ड कितने का? वो बोलते हैं 1, सर वैसे तो 299 का है, पर क्योंकि आप हमारे बिल्कुल नए कस्टमर है तो आपके लिए मात्र 199 में कर देंगे। अब ये 200 रुपये का कार्ड आपने ले लिया, चतुराई दिखा दी, ठीक, 2 किलो चीनी देंगे ये, बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो चीनी एक बार में। एक कस्टमर को सिर्फ 2 किलो चीनी अलाउड है, मान लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मैक्सिमम कैप भी लगाते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे ऑफर्स में फ्री में दे देंगे सबको, नहीं, मैक्सिमम कैप लगा देंगे। 1 केजी खरीद सकता है या 5 केजी खरीद सकता है, तो महीने में आप 2 बार खरीद सकते हो और 2-2 केजी खरीद सकते हो, ठीक। और 1 महीने बाद ये ऑफर ही बंद कर देंगे, बहुत तेज। तो इन्होंने कितने रुपए का लॉस कराया अपना? मान लेते हैं 40 की रेट चल रहा है, 2 किलो चीनी इन्होंने 2 बार बेच दी, तो इन्होंने अपना लॉस कराया कितने रुपए? 10, 20, 60 रुपये का लॉस हो गया इनको, 60 रुपये घाटे में हो गए। ध्यान से देखो, इनको 199 रुपये से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। इनको लेना देना है आपके मोबाइल नंबर से, आपके ईमेल आईडी से। और जब आपके पास कार्ड होगा ना, और बाकी लोगों को 200 रुपये का कोई प्रोडक्ट बताया जा रहा होगा और आपके लिए 160 रुपये का होगा, अपने आप अट्रैक्टिव बन जाएगा वो आपके लिए, अपने आप। यस और नो? अपने आप अट्रैक्टिव बन जाएगा। यार सब 200 में खरीद रहे हैं, मेरे लिए 160 का खरीद ही लेता हूँ, 40 रुपये की बचत हो गई। बचत नहीं हुई है, जेब से 40 रुपये दे दिए आपने, 160 रुपये दे दिए, खर्च हो गए आपके, ठीक। इससे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज बढ़ाने के बाद आपको एक बार उस स्टोर की लत लग गई तो अगली बार से आप बढ़िया परचेज उसी स्टोर से करने लग जाते हैं। सो दिस इज़ द फंडा ऑफ द लॉयल्टी प्रोग्राम्स। देखो, एक अच्छे लॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर बढ़िया विजिबिलिटी होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए, जिससे कस्टमर्स को इफेक्टिवली समझ में आ जाए कि इस प्रोग्राम के अंदर मिलेगा क्या। वैल्यू क्रिएट करना चाहिए वो प्रोग्राम, ऐसा नहीं है कि बस आपने मेंबरशिप ले ली और आपको मिल कुछ नहीं रहा, ठीक है, राइट। जैसे आप क्या करते हैं अच्छा, मेट्रो का भी भाई लॉयल्टी कार्ड है। हाँ, मेट्रो कार्ड जो होता है ना, मेट्रो लॉयल्टी कार्ड है बेसिकली वो। अगर आप उससे आते जाते हो, उससे ट्रैवल करते हो, तो आपको 10% का कैशबैक मिलता है। कैशबैक क्या होता है? 10% पैसे लेते ही नहीं हो आपसे। 30 रुपये की टिकट होती है तो आपसे सिर्फ 27 रुपये काटते हैं, 3 रुपये छोड़ देते हैं वो। और ऐसा करते करते आप अच्छा खासा पैसा बचा लेते हो, तो वैल्यू मिलती है आपको कार्ड से और टोकन से, उनको भी फ़ायदा, आपको भी फ़ायदा, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। अगर प्रोमिसेस पर डिलीवर किया जाए कस्टमर्स के साथ, तो कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है हमारे लिए, और हम उनको एक्सक्लूसिव ऑफर दे सकते हैं जिससे हम और ज़्यादा बेनिफिट अर्न कर सकते हैं। सो दिस इज़ all about the importance of customer loyalty programs and good and characteristics of a good loyalty program, ठीक। सो इसका मतलब एक अच्छा खासा जो वेल डिज़ाइंड वेल एग्जीक्यूटेड कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम है, ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन को एनहेंस कर देगा, कस्टमर लॉयल्टी को ड्राइव करेगा, और इससे आपकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि सेल बढ़ेगी, ठीक। सो बाय प्रोवाइडिंग विजिबल, सिंपल, वैल्यूएबल, ट्रस्टवर्दी बेनिफिट्स, बिजनेसेस इफेक्टिवली कैन एंगेज टू द कस्टमर्स फॉर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 इफेक्टिवली समझ में आया होगा। क्या हम अगले सवाल की तरफ बढ़ें? यस राज, प्लीज। राज कुमावत, यू हैव रेज्ड योर हैंड, प्लीज सवाल पूछिए। बिल्कुल, तभी तो कर रहे हैं ऐसा। उसके बाद लॉयल्टी प्रोग्राम बंद कर दो ना यार।
आपको लग रहा है लॉस हो रहा है तो बंद कर दो, उसके बाद स्विच कर जाओ, ठीक है। यही तो करते हैं सारे लोग, यही तो करते हैं सारे लोग। जब नया नया स्टोर खुलता है तो बहुत ऑफर मिलता है, जैसे ही स्टोर पुराना ऑफर खत्म। नोटिस किया है? यस, जियो, यस प्लीज मैनुद्दीन। No, promotion comes under another promotion comes under another thing. These loyalty programs comes under some other another topic. जैसे कि इसमें मेंबरशिप लेना होगा, आपको कोई इफेक्टिव परचेज करनी होगी तभी आपको मिलेगा, ठीक है। तो कोई किसी तरीके का टाई होगा आपके और कंपनी के बीच, जिसकी वजह से बार बार आप उनके पास जा रहे हो। प्रमोशन की वजह से आपको बस इफेक्टिव मैसेज मिल पाता है, वो लॉयल्टी क्रिएट तो करता है बट नॉट एज अ लॉयल्टी प्रोग्राम, ठीक है। जैसे आपको मैं एक बार और याद दिलाता हूँ, याद कीजिए पहले, बहुत समय पहले, आज से 5 से 10 साल पहले, कोका कोला का कैन इकट्ठा, जो उनका ढक्कन होता था, अगर आप उस ढक्कन को इकट्ठा करते थे तो 5 ढक्कन ले जाने पर और 5 रुपये कैश देने पर आपको एक कोका कोला मिलती थी। यस और नो मैनुद्दीन? वाज दैट अ ऑफर? यस, जस्ट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, कि इससे और ज़्यादा कस्टमर्स हमारे पास आए, वो इंश्योर करें कि कस्टमर्स हमारी बोतल को कुछ भी नहीं कर रहे, वरना बहुत बॉटल फूटती थी पहले। इस वाले ऑफर से पहले, वैसे तो याद नहीं होगा, लेकिन इस वाले ऑफर से पहले बॉटल्स ज़्यादा फूटती थी। फिर लोगों ने ख्याल करना शुरू किया बॉटल्स का, और क्योंकि वापस ले जाने पे, बॉटल वापस देने पे, जो ढक्कन वापस देने पे उसको उस पर ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो लोगों ने उस पर रिवर्ट करना शुरू किया, ठीक है। आइए, सो प्रोग्राम्स, promotional programs and loyalty programs both are different things. We have to cater them in very unique way, दोनों को, not a single one. yes, कस्टमर्स को किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करने के लिए होता है, कम्युनिकेट करने के लिए होता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। स्टेट द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दैट नीड टू बी फॉलोड बाय रिटेलर्स एज अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन व्हाइल डूइंग रिक्रूटमेंट। देखो, जब भी हम रिक्रूट कर रहे होते हैं, जो एप्लीकेंट्स होते हैं, जॉब एप्लीकेंट्स, जिनको जॉब चाहिए, इन सभी जॉब एप्लीकेंट्स का डेटा जब हम अपने पास रख रहे हैं, इनको इकट्ठा कर रहे हैं, इनको कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हमारे पास ये वाली जॉब अवेलेबल है, ठीक है, यू कैन ईजिली अप्लाई, ठीक है, अप्लाई हेयर इफ़ यू हैव द गिवन डिटेल्स एंड ऑल। तो इसके साथ साथ हमें कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं एज अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन, ठीक है। तो कौन कौन से वो प्रिंसिपल्स हैं, आइए बात करते हैं। पहला, फेयरनेस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। रिटेलर शुड इंश्योर दैट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज फेयर and provide equal opportunity to all candidates irrespective of the race, gender, age, religion, disability or any other protected characteristics. हम सभी के सभी एम्प्लॉयज़ को, जो भी हमारे पास आ रहे हैं, उनको एक नज़र से देखेंगे, एक ही चश्मे से देखेंगे सबको। आपको ये काम आता है तो करना है, नहीं आता तो नहीं करना है, सिंपल, irrespective of the race, gender, age, religion, disability and any other thing. So they should establish policies and practices that promote diversity and inclusion in the workplace. ऐसे पॉलिसीज़ बनाने चाहिए जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाइवर्सिटी के अंदर के साथ एम्प्लॉयज़ काम करें। ऐसा ना हो कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन कम्स ओनली मेल। अगर कोई फीमेल ज्वाइन करना चाहती है, दे कैन ज्वाइन इफ़ द वर्क इज़ सेम फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। किसी भी दूसरे तरीके का उसमें जो है डिस्प्रपोर्शन नहीं होना चाहिए। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, रिटेलर्स शुड नॉट स्ट्रिक्टली अडहेयर टू एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज एंड रेगुलेशन ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। दे शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेन कैंडिडेट बेस्ड ऑन देयर पर्सनल एट्रीब्यूट, या फिर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो डिस्क्रिमिनेट किसी को किसी भी चीज़ के बिहाफ पर नहीं करना चाहिए। बस क्राइटेरिया में फिट बैठ रहा है वो एम्प्लॉय या नहीं बैठ रहा है, क्या वो इफेक्टिव रिजल्ट दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, इस बारे में आपको एसेस करना है। बाकी किसी भी चीज़ में डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, ठीक। ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी, रिटेलर शुड प्रोवाइड क्लियर एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कि आपका जॉब रोल क्या रहेगा, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी, और हमें कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, और हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। इसके बाद ही हम कस्टमर या एप्लीकेंट से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाएं।
अगर हम ये बताने में भूल जाते हैं, चूक जाते हैं, तो हम एक कैंडिडेट का जो डेटा है उसको लेने के लिए बाध्य नहीं, मतलब अभी हम उसके लायक नहीं हैं अगर ऐसा नहीं करते हम तो। सो हमें इफेक्टिवली क्लियर कर देना है कस्टमर को, ये कम्युनिकेट करना है कस्टमर यानी कि जो एप्लीकेंट है उसको ये क्लियर कर देना है व्हाट डू वी रिक्वायर टू परफॉर्म दिस जॉब। प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन, रिटेलर शुड हैंडल कैंडिडेट्स इन्फॉर्मेशन विद केयर एंड हैंडल। सुनिएगा, मान लेते हैं कि कोई एम्प्लॉय, कोई एप्लीकेंट हमारे पास आया, नॉट एम्प्लॉय, कोई एप्लीकेंट हमारे पास आया, उसने अपने जॉब के लिए अप्लाई किया। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उस एम्प्लॉय ने हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे उसका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, ठीक है, माता पिता का नाम और मार्कशीट्स, ऐसी बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और प्रीवियस कंपनीज के रिपोर्ट डेटा वो हमें शेयर करता है। तो हमें उस डेटा की प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन लॉज का खास ख्याल रखना चाहिए, ठीक। सो दे शुड ऑब्टेन कंसेंट फॉर कलेक्टिंग एंड यूजिंग पर्सनल डेटा and ensure its confidentiality and security। हम लोग बहुत लाइटली जाते हैं और बहुत सारी जगह रिक्रूटमेंट के दौरान अपना CV रिज्यूमे उनको थमा देते हैं। अगर सिलेक्शन नहीं होता तो हम CV रिज्यूमे वापस नहीं मांगते। आप में से कितने लोग CV रिज्यूमे वापस मांगने जाते हैं? अभी दिया नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से whenever you apply for any job, अगली बार जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करें और वो आपको सिलेक्ट ना करें तो अपना CV रिज्यूमे सब वापस ले लीजिए और इंश्योर कीजिए कि उन्होंने आपका डेटा अपने पास कॉपी करके नहीं रखा है, ठीक। अगर वो रख भी रहे हैं तो उनसे आप वजह जान सकते हैं इन रिटन फॉर्म, ठीक है, कि सर जब आप हमें हायर कर नहीं रहे तो इस डेटा का करोगे क्या, हमारा रिज्यूमे वापस कर दो। सिंपल है, मैं किसी और कंपनी में लगाऊंगा या किसी और कंपनी में यूज़ करूंगी, सिंपल है। फिर है एथिकल प्रैक्टिसेस। रिटेलर्स को सारी एथिकल प्रैक्टिसेस अपहोल्ड करनी चाहिए, ठीक है। घूस नहीं लेना चाहिए, करप्शन नहीं करना चाहिए और किसी भी तरीके का अनएथिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को रिक्रूट करते समय या सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान। इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड प्रोफेशनलिज्म को हमें बढ़ावा देना चाहिए, ठीक। सर ये सब किताबी ज्ञान है, यही धरा का धरा रह जाएगा। जॉब जाते समय वो लोग बोलते हैं 5,000 दो तब एप्लीकेशन फॉर्म भरने दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं करना है आपने, ठीक है। दुनिया में बहुत सारी कंपनीज़ हैं, इफ़ दे आस्क फॉर द मनी लीव द जॉब, मे बी यू आर नॉट कॉम्पिटेंट फॉर द जॉब राइट नाउ। ध्यान से सुनिए, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, सच बता रहा हूँ, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट फॉर द जॉब। और हो सकता है कि आप सही सोर्स पर ना जा रहे हो, बट किसी को पैसे देकर जॉब लेना इज़ ऑल्सो अनएथिकल, ठीक। आइए, पॉजिटिव कैंडिडेट एक्सपीरियंस। रिटेलर्स को हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि कस्टमर यानी कि जो एप्लीकेंट है उसका पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहे हमारे साथ, ठीक है। नाउ बाय ट्रीटिंग कैंडिडेट विद रिस्पेक्ट, उसके साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करके टाइमली फीडबैक देते रहना उनके काम पर, चाहे अच्छा हो या बुरा। आपने नोटिस किया होगा, आपके बुरे कामों को तो जल्दी फीडबैक मिल जाता है, लेकिन अच्छे कामों को फीडबैक मिलने में देर लगती है। तो अच्छी कंपनियां अच्छे फीडबैक भी जल्दी दे देती हैं आपको। सो दे शुड मेंटेन ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिस्पॉन्ड द कैंडिडेट इंक्वायरीज एंड कंसर्न प्रॉम्प्टली। इसके बाद अगला कंसर्न रहता है कंप्लायंसेस एंड एम्प्लॉयमेंट लॉज का। सो रिटेलर्स को सारे के सारे जो एप्लीकेबल एम्प्लॉयमेंट लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं या स्टैंडर्ड रिलेटेड हैं, जो भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं, उनको इंश्योर करना चाहिए। जैसे कि मिनिमम वेजेस कितने होने चाहिए, वर्किंग आवर्स कौन से होंगे, वेरिफिकेशन ऑफ क्वालिफिकेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक। इन सारी और भी बाकी बहुत सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना चाहिए वाइल रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सो बाय फॉलोइंग दीज प्रिंसिपल्स, रिटेलर्स कैन डेमोन्स्ट्रेट देयर कमिटमेंट to being good corporate citizen during the recruitment process. Okay, now so this is all about your question number 3A. State the important principles that need to be followed by retailers as a good corporate citizen while doing recruitment. I hope आपको ये क्वेश्चन इफेक्टिवली समझ में आया होगा। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग इट? चलिए, पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 3 का, एक्सप्लेन ब्रीफली वेरियस एम्प्लॉयज कंपनसेशन प्लान इन रिटेलिंग।
देखो, रिटेलिंग के अंदर ना एम्प्लॉयज़ को बहुत सारे कंपनसेशन प्लान ऑफर किए जाते हैं, जिससे उनको अट्रैक्ट किया जा सके, एम्प्लॉयज़ को या फिर एप्लीकेंट्स को मोटिवेट किया जा सके, एम्प्लॉयज़ को अपने पास रोक कर रखा जा सके। तो 3 तरीके की सैलरी होती है भाई, सुनो, 3 या सॉरी और भी बहुत सारी तरीके की होती है। पहला है बेस सैलरी। बेस सैलरी एक फिक्स अमाउंट होता है, ठीक है, कि ये तो मिलेगी ही मिलेगी। बेस सैलरी है, रेगुलर सैलरी है, और ये बेसिकली आपकी मंथली या फिर एनुअल पेमेंट होती है। वैसे तो एनुअल कोई नहीं देता, बट मंथली पेमेंट होती है। एनुअली कैलकुलेट करते हैं, मंथली पेमेंट कर देते हैं। सो इट इज़ टिपिकली डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द फैक्टर्स सच एज जॉब पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सपीरियंस एंड मार्केट रेट। इसके बिहाफ पर बेस सैलरी डिसाइड की जाती है, ठीक है। जैसे भारत, दिल्ली में स्किल्ड वर्कफोर्स की बेस सैलरी क्या है जो सरकार ने निर्धारित की है, किसी को मालूम है? स्किल्ड वर्कर की 22,000। नॉन स्किल्ड की कितनी है? 15,500। ठीक है ना फहद? इज इट? स्किल्ड वर्कर की 20,000 से ज़्यादा है। आगे बात करते हैं, मिलती नहीं है वो एक अलग बात है। खैर, सो ये बेस सैलरी एक फिक्स अमाउंट होता है जो मंथली या फिर ईयरली पे किया जाता है। इसके बाद आवरली वेजेस होते हैं। आवरली वेजेस के अंदर जितनी देर आप काम करोगे उतनी देर पैसा मिलेगा। अब ये काम ना कुछ क्रिटिकल फंक्शंस के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये जॉब लेवल स्किल्स के बिहाफ पर या फिर वेज लॉज के बिहाफ पर ये पैसा पे किया जाता है, ठीक है। सो आवरली वेजेस आर कॉमन इन रिटेलिंग, पर्टिकुलरली फॉर फ्रंटलाइन एंड पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़। जितनी देर वो काम करेंगे उसके बिहाफ पर पैसा मिलेगा। फिर आती है बात कमीशन की। कमीशन बेसिकली it is based on the targets. If you are achieving, you are meeting to the targets, you are getting the commission, else not. So this provides an incentive for the employees. इससे आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है, राइट। फिर आती है बात बोनसेस की। बोनस क्या होते हैं? वन टाइम होते हैं और पीरियडिक पेमेंट होते हैं। किसी स्पेसिफिक पैरामीटर को टच कर लेने पर आपको ये बोनस मिलता है। जैसे आपको पूरे साल में 80 लाख रुपए का सेल करना था और आपने करके दिखा दिया, आपकी एक सैलरी बोनस के फॉर्म में मिल गई आपको। हो सकता है ट्रैवल वाउचर मिल जाए, ठीक है, कोई घड़ी मिल जाए, कार मिल जाए, घर मिल जाए, शर्ट मिल जाए, जूते मिल जाए पहनने के लिए, गाइस पहनने के लिए, ठीक है। यस, सो दीज आर सम काइंड ऑफ डिफरेंट बोनसेस। फिर आती है बात प्रॉफिट शेयरिंग की। कई बार कंपनीज इफेक्टिव परफॉर्मेंस के बिहाफ पे जो प्रॉफिट है वो एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर कर लेते हैं। इनको डिविडेंड शेयर भी बोल देते हैं कई बार, है ना। फिर आती है बात स्टॉक ऑप्शंस एंड इक्विटी। सम रिटेल कंपनी ऑफर स्टॉक ऑप्शंस और इक्विटी टू एम्प्लॉयज़, जिससे वो कंपनी के शेयर्स को बाय कर सकें एज अ कंपनसेशन। फिर आती है बात इंसेंटिव प्रोग्राम्स की। इंसेंटिव प्रोग्राम्स प्रोवाइड एडिशनल रिवॉर्ड और पर्क्स, कि अगर आप इतना इतना सेल करोगे, इतना काम करोगे, उसके बिहाफ पर आपको ये इंसेंटिव्स मिलते रहेंगे, ओके। ये इंसेंटिव प्रोग्राम्स बेसिकली होते हैं जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं। मान लेते हैं मैं क्रोमा का एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, मान लेते हैं मैं क्रोमा का एम्प्लॉय हूँ और क्रोमा से मुझे कोई प्रोडक्ट बाय करना है, तो बीइंग अ एम्प्लॉय मुझे एक एम्प्लॉय डिस्काउंट मिलेगा, राइट। ये इंसेंटिव प्रोग्राम है। ऐसे और भी बहुत सारे डिस्काउंट्स मुझे मिल जाते हैं। फिर आते हैं बेनिफिट्स एंड पर्क्स। एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय डिस्काउंट, पेड टाइम ऑफ, रिटायरमेंट प्लान्स, हेल्थ केयर कवरेज, इंश्योरेंसेस, these are some additional perks and these are being offered to the employees to retain them and to motivate them as well. So it is very important to note that compensation plans can vary widely depending on the retailer size, industry segment and business strategy. और इसके बिहाफ पर आप या कोई भी रिटेल स्टोर या कोई भी रिटेलर ये डिसाइड करता है कि एम्प्लॉय कंपनसेशन प्लान किस तरीके का होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। यस एवरीवन? साउंड्स गुड।
Okay, let's move on to the another question. Discuss the major sources of good shrinkage in the store and state loss prevention method in brief. तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कहाँ कहाँ से श्रिंकेज हो रहा है. भाई श्रिंकेज का मतलब क्या है? श्रिंकेज का मतलब है कि हमारी इन्वेंट्री में कोई भी जो लॉस है, लॉस ऑफ इन्वेंट्री इज कॉल्ड श्रिंकेज. लॉस ऑफ इन्वेंट्री इज कॉल्ड श्रिंकेज. सो आइए देखते हैं कौन कौन से मेजर सोर्सेज हैं जिसकी वजह से इन्वेंट्री श्रिंकेज हो रहा है. ठीक, सो हेयर आर द 4 मेजर सोर्सेज ऑफ इन्वेंट्री श्रिंकेज. पहला एम्प्लॉय थेफ्ट. जो एम्प्लॉयज़ आपके साथ काम कर रहे हैं हो सकता है नाराज़ हों या उनको सही समय पर वेतन ना मिल रहा हो, किसी भी चीज़ से दूसरी चीज़ से नाराज़ हैं, तो दे स्टील फ्रॉम द शॉप. सो अकॉर्डिंग टू नेशनल रिटेल सिक्योरिटी सर्वे द नंबर ऑफ वन सोर्स ऑफ श्रिंकेज इन रिटेल इज इंटरनल थेफ्ट. इंटरनल थेफ्ट इज बेसिकली एम्प्लॉय थेफ्ट. स्टोर के अंदर का ही कोई व्यक्ति अगर कोई सामान चुरा रहा है तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एम्प्लॉय थेफ्ट. अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ वन लॉस प्रिवेंशन एरिया दैट जनरली डज नॉट रिसीव एज मच मॉनिटरिंग एज कस्टमर थेफ्ट. हम एम्प्लॉय थेफ्ट पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते जितना ज़्यादा ध्यान कस्टमर थेफ्ट पर देते हैं. फिर आती बात शॉप लिफ्टिंग की. शॉप लिफ्टिंग जिसका जैसा हमने थोड़ी देर डिस्कस किया पहले, इट इज़ अ कस्टमर थेफ्ट. सो कमिंग इन एट अ क्लोज सेकेंड इन शॉप लिफ्टिंग आफ्टर द इंटरनल थेफ्ट. इससे भी इन्वेंट्री श्रिंकेज हो रहा है. कस्टमर्स कोई प्रोडक्ट खरीद कर लेकर गए और उसका बिल नहीं कराया. सो एनुअली इट इज़ ऑफ $10 बिलियन. कितने रुपए का सामान चुरा ले रहे हैं लोग? चोरी कितने का कर ले रहे हैं पूरी दुनिया में? ऑलमोस्ट $10 बिलियन का. सर ये तो बहुत चोरी हो रही है. हाँ भाई. फिर आती है बात एडमिनिस्ट्रेटिव एरर की वजह से इन्वेंट्री श्रिंकेज हो जाता है. मान लेते हैं किसी प्रोडक्ट का प्राइस 15,000 रुपये है और किसी रीज़न की वजह से 15,000.00 लिखना था और एडमिन की वजह से जब उन्होंने वो वेबसाइट मैनेज कर रहे हैं तो उन्होंने गलती से लिख दिया 15,000,000. सिंपल है. अब ये जो 15,000 रुपये का आइटम है वो कितने का मिलेगा? 15 रुपये का. एंड अकॉर्डिंग टू सम लॉज हमें ये प्रोडक्ट बेचना भी पड़ेगा जिन लोगों ने उस समय ऑर्डर दे दिया है. अगर हम इस प्राइस पर ऑफर कर रहे हैं और कुछ लोगों ने ऑर्डर कर दिया तो हमें ये डिलीवर भी करना पड़ेगा. अब सोचो ऐसे 10 प्रोडक्ट लोगों ने मंगा लिए तो हमें तो 1.5 लाख रुपये का फटका लग गया. 1.5 लाख रुपये का क्या है? इन्वेंट्री लॉस. बेचते तो 1.5 लाख आते लेकिन बेका नहीं तो ये भी लॉस हुआ. ठीक, तो मार्कअप या मार्कडाउन में कहीं कहीं गड़बड़ हो जाने की वजह से श्रिंकेज हो जाती है. फिर आती है बात वेंडर फ्रॉड की. जिससे आप माल मंगा रहे हो, आपने बोला कि 10,000 पीस चाहिए, उसने बोला ठीक है. 10,000 पीस की जगह उसने 9,980 पीसेस भेजे आपको. 9,980 पीसेस. 120 पीस गायब है. पता नहीं लगेगा. 10,000 में से 120 पीस कहीं थोड़ा गड़बड़ हो गया इधर उधर. हो सकता है आप 3-4 बॉक्सेस काउंट करो, क्वालिटी देखो और उसके बाद प्रॉपर काउंटिंग ना करो. इसको भी हम वेंडर फ्रॉड कहेंगे. और इन सारे रीजंस की वजह से इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा श्रिंक होती है. आपकी शॉप में आपके हिसाब से, किताबों के हिसाब से आपकी दुकान में 10 लाख रुपए का माल है, लेकिन जब आप उसे बेच देते हो तो आपको तो दिखता है कि यार आपने 8 लाख रुपए का ही माल बेचा और इन्वेंट्री ख़त्म हो गई. 2 लाख कहाँ गए? उड़ गए. कहाँ? श्रिंकेज, चोरी हो गया, ये श्रिंक हो गया ना. तो हमने मेजर सोर्सेज के बारे में तो पता लगा लिया. अब पता लगाते हैं कि इस लॉस प्रिवेंशन को कैसे इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है. देखो कुछ तो तरीके हैं जिससे हम श्रिंकेज रोक सकते हैं. पहला है स्टोर मैपिंग कर दो कि इस वाली जगह ये चीज़ रखी जाएगी, इस वाली जगह ये चीज़ रखी जाएगी. ठीक है, और कौन कौन किस किस जगह एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है, किस एरिया में किसको अलाउ किया जा रहा है, किसको अलाउ नहीं किया जा रहा. ठीक, इससे क्या होगा? अगर कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो उसको धर पकड़ कर निपटा देंगे. तो स्टोर मैपिंग हमें हेल्प करता है. बड़े बड़े स्टोर्स के अंदर ये किया जाता है. फिर आती है वायरलेस लैन. ठीक, लोकल एरिया नेटवर्क. गाइस, ये जो वायरलेस लैन है ये इंटरनेट की सारी ट्रैकिंग्स को एक साथ इकट्ठा करके रखता है. बेसिकली पीओएस में कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उनके बिलिंग रिकॉर्ड, इनवर्ड, आउटवर्ड, ये सारी चीज़ें अगर सही इनका डेटा रिकॉर्ड हो रहा है बैक रूम में या फिर डेटा सेंटर रूम में,
तो साथ के साथ अगर रियल टाइम में ये डेटा पीओएस में रिकॉर्ड हो रहा है और रियल टाइम में हमारे पास बैकअप में स्टोर हो जा रहा है, तब तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एरर के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। बाद में कोई घपला करना चाहेगा ना कंप्यूटर में छेड़छाड़ करके, तो वो पकड़ा जाएगा ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करके। फिर आती है बात बारकोड स्कैनिंग की। मैनुअल जब आप बिलिंग करते हैं तो उसमें एरर हो सकता है। मैनुअल बिलिंग में 10,000 रुपये, 10,530 रुपये का बिल बना, कस्टमर बोलेगा सर 10,500 ले लो, 30 रुपये का डिस्काउंट दे दो, और ऐसा करते करते अच्छा खासा डिस्काउंट हो जाएगा। बट बारकोड स्कैनिंग सिर्फ डिस्काउंट की बात नहीं, कैलकुलेटिव एरर भी तो आ जाते हैं। ठीक, अगर आप मैनुअली ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हो तो कई बार 10 रुपये 5 रुपये करके एक साल में 2-3 लाख रुपए से ज़्यादा का लॉस हो जाएगा, 2-3 10-20 रुपये का, और कई बार 1,000-2,000 रुपये की भी प्रोडक्ट छूट जाएंगे। सो ये बारकोड स्कैनिंग से ये सारी चीज़ें आप मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक, कंप्यूटराइज बिलिंग निकलेगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, कैलकुलेटिव एरर का कोई चांस ही नहीं है। फिर आती है बात सुपरवाइजरी कंट्रोल। देयर नीड्स टू बी समवन एट सुपरवाइजरी लेवल जो सेंट्रली ट्रैक कर सके फिजिकल स्टॉक्स को, कि कौन कौन से लोकेशन पर कौन कौन सा स्टॉक अवेलेबल है। ठीक है, अगर कि लगातार देखा जाए एक सुपरवाइज़र लगातार घूम रहा है पूरे स्टोर के अंदर, तो लोगों में डर रहता है और लोग इस तरीके का कोई गलत काम नहीं करते, जैसे एम्प्लॉय थेफ्ट, कस्टमर थेफ्ट, इन सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। अच्छा, एक बात और है, आप CCTVs का यूज़ कर सकते हैं, क्लोज सर्किट टेलीविजन्स का। दूसरे सिक्योरिटी टैग्स का यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द लॉस प्रिवेंशन मेथड्स दैट यू कैन यूज़ टू रिड्यूस श्रिंकेज, इन्वेंट्री श्रिंकेज। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 इफेक्टिवली समझ में आया होगा। यस एवरीवन, यस। सुपरवाइजरी कंट्रोल से मतलब है कि आप स्टोर में किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़ देंगे जो हमेशा सुपरवाइज कर रहा है, देख रहा है स्टोर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। मतलब जो सामान रखा था वो उतना ही है, एक चेक शीट लेकर वो सब जगह चेक करते रहें कि सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं या नहीं है। ठीक है, ऐसा इंस्पेक्शन के लिए। ये लोकल एरिया नेटवर्क है, जो आपका इंटरनेट होता है ना, इसके थ्रू जब आप पीओएस को कनेक्ट कर दोगे तो वायरलेस लैन को आप सिर्फ इंटरनेट सोच लो, इसके साथ रिप्लेस कर देना, समझ में आ जाएगा। ओके, वायरलेस लैन इज़ नथिंग बट इंटरनेट जो कनेक्ट कर रहा है हमारे कंप्यूटर्स को पीओएस के साथ। ओके, और सारी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करके रख रहा है। Everyone, are you guys getting it all? Yes. चलिए, so guys that's all for today's session. See you in the very next class. मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यू गाइज आर रियली ऑसम।